हेलो एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है। अभी तक हम लोग फिजिक्स में क्या क्या कर चुके हैं। हम लोगों ने काइनेमेटिक्स अच्छे से कर लिया था। आई थिंक 10 लेक्चर उसमें आ ही गए हैं, सब कुछ कवर कर लिए थे हम लोग। उसके बाद वेक्टर भी जो था उसका वन शॉर्ट वीडियो मैंने बना दिया था, एक ही में जो सब कुछ समाहित था, एक ही वीडियो के अंदर सारा कुछ था। और एनएलएम जो था, एनएलएम का भी हो गया था। और एनएलएम के बाद हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो रहेगा फ्रिक्शन। ठीक है ना, वो फ्रिक्शन चैप्टर रहेगा। और चलिए फ्रिक्शन को देखते हैं, फ्रिक्शन क्या होता है। तो हेडिंग डाल लीजिए फ्रिक्शन। हम लोग जो आज चैप्टर पढ़ेंगे ना वो फ्रिक्शन रहेगा। देखो, फ्रिक्शन क्या है बेसिकली। फ्रिक्शन कुछ नहीं, फ्रिक्शन एक फोर्स ही है। टाइप ऑफ क्या है, फोर्स ही, और कुछ नहीं है। फ्रिक्शन जो है वो फोर्स है। और जो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है ना कि अगर मैं कहूँ कि सारे फोर्सेज में जो सबसे बुद्धिमान, सबसे वाइज, जिसके पास विजडम हो, वो कौन सा फोर्स है, वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है ना जो अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। जैसे हम लोगों को या फिर किसी को भी ऐसा बनना होगा या बनना चाहिए जो रिजिड ना हो। अरे बस समझ में, वो फ्लेक्सिबल हो, सिचुएशन के साथ वो ढल पाए, तभी सर्वाइवल जो होता है ना वो इजी रह जाता है। क्योंकि परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं, कभी अप्स आता है कभी डाउन्स आता है। तो अप्स डाउन्स में आप वक्त के अकॉर्डिंग, जैसा वक्त चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अलाइग्न कर लें। आ रही बात समझ में। तो उससे क्या होता है ना, उससे चीज़ें सहूलियत हो जाती हैं। तो उसी तरीके से ना सर्वाइवल में चीज़ें और इजी हो जाती है। उसी तरीके से फ्रिक्शन जो ऐसा फोर्स है ना, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढल जाता है। जित अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढलने का मतलब होता है कि जितना चाहिए उतना लगने लगता है, अपने आप, नेचर का ये है। और दूसरी बात ये है कि क्या, अगर ऐसा बोला जाए कि क्या फ्रिक्शन के बिना ये जो वर्ल्ड है, ये जो सृष्टि है, इसकी कल्पना की जा सकती है क्या? क्या विदाउट फ्रिक्शन सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन पॉसिबल है? ह्यूमन क्या, एनिमल, ठीक है ना, ओवरऑल ओवरऑल सर्वाइवल पॉसिबल है क्या? तो मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, ये बिना फ्रिक्शन के नहीं हो सकता है। देखो, क्यों नहीं हो सकता है कि मान लो कोई भी चीज़, मान लो ये हम पेन पकड़े हुए हैं, तो ये हमारे हाथों में तब तक है जब तक हमारे हाथ में फ्रिक्शन है। जो चीज़ हम खा रहे हैं, मान लो कोई एप्पल खा रहे हैं, तो भाई एप्पल को हाथ से उठाओगे तब ना खा पाओगे। आ रही बात समझ में। तो जब हम एप्पल को उठा रहे हैं तो उठा क्यों पा रहे हैं? क्योंकि उसमें हमको क्या हेल्प कर रहा है उठाने में? फ्रिक्शन हेल्प कर रहा है। हम चल जो पा रहे हैं वो भी चल पा रहे हैं फ्रिक्शन की वजह से। जो कारें हैं वो दौड़ पा रही हैं रोड पर, वो भी फ्रिक्शन के कारण ही दौड़ पा रही हैं। और जो हम साइकिल चलाते हैं वो भी, जो एक जगह से दूसरे जगह उसके टायर क्या होते हैं, जमीन से कांटेक्ट में रहते हैं ना, वो घूमते रहते हैं। तो वो भी फ्रिक्शन अगर नहीं होता तो वो भी पॉसिबल नहीं था। क्योंकि स्टार्ट देने के लिए फ्रिक्शन चाहिए ही चाहिए रहता है, चलाने के लिए भी चाहिए रहता है, चलते हम फ्रिक्शन चाहिए रहता है। तो फ्रिक्शन की जरूरत है। आ रही बात समझ में। और कहीं कहीं फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है जो कि हमारे लिए नुकसानदायक भी है। तो हम फिर उस समय पे क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम भी करते हैं। आ रही बात समझ में। जैसे मान लो कि तुम लोग ये सुने होंगे कि मोटरसाइकिल वगैरह में, बाइक्स में हम लोग ऑटोमोबाइल्स जितने भी सेक्टर हैं, ठीक है ना, उसमें व्हीकल में हम लोग क्या डालते हैं, इंजन ऑयल डालते हैं। इंजन ऑयल का मतलब मोबिल वगैरह डालते हैं। तो मोबिल वगैरह क्यों डालते हैं? तो मोबिल वगैरह, कुछ लोग बोलेंगे कि सर इंजन गर्म हो जाता है तो कूलेंट का भी काम करता है। ठीक है, कूलेंट का तो काम करता ही करता है। तो कूलेंट का काम जो होता है वो 5-10% ही करता है, उससे ज़्यादा नहीं करता है। लेकिन जो मेजर मोबिल का जो काम होता है ना, वो होता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। जो क्या होता है, साफ्ट उसमें घूमते हैं ना, तो उससे क्या होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। तो उसको रिड्यूस करना, फ्रिक्शन की वजह से जो गर्मी निकलता है,
क्योंकि फोर्स है ना, फोर्स से एनर्जी भी हीट के फॉर्म में निकलता है। अगर दोनों का रबिंग हुआ चाहे रगड़ वगैरह हुआ, साफ्ट जो एक दूसरे पर चलते हैं तो वो तो हीट को एब्जॉर्ब भी करने का काम करता है, ताकि वो चिकनाई, जो चिकनाहट जो होता है, तो लुब्रिकेंट वगैरह हम लोग डालते हैं, ठीक है ना। तो वही लुब्रिकेंट ही एक तरह से मोबिल का काम करता है। तुम लोग देखोगे सिलाई मशीन वगैरह में भी तेल वगैरह डाला जाता है ताकि वो जाम ना हो, चलते रहे। तो यानी कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम बेसिकली फ्रिक्शन को रिड्यूस करना चाह रहे हैं। तो हम कहीं कहीं जितने भी ऑयलिंग वगैरह जो हम लोग करते हैं, तो उसमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ही तो कर रहे हैं ना। जितने मशीनरी में जो हम लोग ऑयलिंग वगैरह करते हैं, तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ही करते हैं। तो फ्रिक्शन कहीं कहीं हमारे लिए हेल्पफुल भी है और कहीं कहीं हमारे लिए थोड़ा सा नुकसानदायक है। तो हम उसको कंट्रोल में करने के लिए और मतलब ये लुब्रिकेंट वगैरह या फिर ग्रीस भी लगाते हैं ना, तुम लोग सुने हो ग्रीस ग्रीस वगैरह, उसमें बियरिंग वगैरह में ग्रीस लगाते हैं। जितने बियरिंग तुम लोग सुने होगे, जो एक पर एक वो घूमता है उसको बियरिंग बोलते हैं, तो उसमें भी ग्रीस लगाते हैं ताकि फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सके। आ रही बात समझ में। तो कहीं कहीं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम ये सब मोबिल वगैरह का यूज कर रहे हैं। और फ्रिक्शन हमारे लिए तकलीफदायक भी है, और तकलीफदायक से ज़्यादा क्या है, उसका हम लोग को बेनिफिट भी है। आ रही बात समझ में। तो कोई भी चीज़ बोलते हैं ना, कोई चीज़ बेनिफिट है तो कोई चीज़ का प्रोस भी है तो कॉन्स भी है, तो वही चीज़ है। तो इसी फोर्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन क्या होता है क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कि फ्रिक्शन एक्चुअली होता क्या है। आ रही बात समझ में। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं डिफिनीशन की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। आ रही बात समझ में। तो हम लोग इसको जो मेजर करेंगे फ्रिक्शन को, वो न्यूटन के एसआई यूनिट में ही मेजर करेंगे। और फ्रिक्शन होता क्या है, तो फ्रिक्शन का डिफिनीशन हम लोग लिखते हैं। फ्रिक्शन इज ए फोर्स, फ्रिक्शन इज ए फोर्स, फ्रिक्शन इज ए फोर्स which opposes or try to oppose, opposes or try to oppose relative motion, relative motion of, relative motion of objects which are in contact। आ रही बात समझ में। फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन इज ए फोर्स विच अपोजेज और ट्राई टू अपोज रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर इन कॉन्टेक्ट। आ रही बात समझ में। इस डिफिनीशन को पहले उतार लो, फिर हम बताते हैं कि डिफिनीशन का मतलब क्या है। देखो, फ्रिक्शन जो फोर्स है ना, वो तभी लगेगा, सबसे पहला फैक्ट, जो फ्रिक्शन का फोर्स है ना, वो तभी लगेगा जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कांटेक्ट में हो। तो सबसे पहला चीज हम यहीं पे लिखे हुए हैं, इन कांटेक्ट। जब ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कांटेक्ट में हो, तो कांटेक्ट में कब होंगे, जब नॉर्मल जो है ना वो नॉन जीरो। आ रही बात समझ में। नॉर्मल नॉन जीरो यानी नॉर्मल रिएक्शन है, और नॉर्मल रिएक्शन होने का मतलब ही है कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, यानी फिर कांटेक्ट फोर्स है। तो फ्रिक्शन क्या है, बेसिकली एक कांटेक्ट फोर्स है। और कांटेक्ट फोर्स का जन्म कैसे होता है, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टच में हो, यानी दोनों ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है वो एक दूसरे से सटा हुआ हो। अरे ये बात समझ में। यानी कि नॉर्मल जीरो नहीं हो, यानी नॉर्मल कुछ हो। और फिर क्या है, ये पहला कंडीशन कि जो फ्रिक्शन फोर्स का जन्म तभी हो पाएगा, यानी फ्रिक्शन फोर्स अपने रूप में तभी आएगा जब क्या हो, कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कांटेक्ट में हो। फिर आगे बढ़ते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स करता क्या है। फ्रिक्शन फोर्स तो समझ गया कि लगता किस में है, कि दो ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट में हो तब लगता है, लेकिन काम क्या है भाई, तो फ्रिक्शन फोर्स का काम है किसको, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन को
अपोज या फिर ट्राई टू अपोज, यानी क्या चाहता है, वो चाहता है कि रिलेटिव मोशन ना हो, रिलेटिव मोशन को अपोज करना चाह रहा है। अगर सफल हो गया तो अपोजेज, अगर सफल नहीं हुआ तो ट्राई टू अपोज। आ रही बात समझ में? जैसे हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन के दौरान कुछ लोग सफल हो जाते हैं, कुछ लोग इस साल ना सफल होकर अगले साल के लिए फिर से ट्राई करते हैं, तो ट्राई में बने रहते हैं ना। तो ये क्या हो रहा है, ये कुछ लोग क्या हो रहा है कि रिलेटिव मोशन को क्या अपोज कर पा रहा है, और कुछ फ्रिक्शन ऐसा है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करने का प्रयास कर रहा हो लेकिन सफल नहीं हुआ, लेकिन प्रयास उसका जारी है। किसको अपोज कर रहा है, तो रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है। क्या ये मोशन को अपोज कर रहा है? नहीं, फ्रिक्शन मोशन को अपोज भी कर सकता है, सपोर्ट भी कर सकता है, दोनों काम कर सकता है, लेकिन रिलेटिव मोशन को हमेशा अपोज ही करेगा। अब रिलेटिव मोशन हम पढ़े होंगे काइनेमेटिक्स में, भाई रिलेटिव मोशन क्या होता है, तो उस समय मैं बताया था कि रिलेटिव मोशन तभी अपने रूप में आता है, या फिर रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट तभी हम लगाते हैं जब दो ऑब्जेक्ट भाग रहे हों। आ रही बात समझ में? तो उस समय पर क्या था कि दोनों ऑब्जेक्ट दूर दूर भाग रहे हों। आज क्या होगा कि दोनों ऑब्जेक्ट होंगे, दो ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट, यानी दो ऑब्जेक्ट, हम पहले ही बता दिए कि फ्रिक्शन का जन्म तभी होगा जब दो ऑब्जेक्ट का एक साथ एक सरफेस, दोनों सरफेस क्या हो, कांटेक्ट में हो, यानी नॉर्मल नॉन जीरो हो, और दो ऑब्जेक्ट आ गए ना, तो दोनों ऑब्जेक्ट के कारण रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस होगा। आ रही बात समझ में? और रिलेटिव मोशन कब प्रोड्यूस होगा, जब दो ऑब्जेक्ट भाग रहे हों। उस समय बताया था दो ऑब्जेक्ट भाग रहे हैं, आज क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट भाग रहे होंगे इन कांटेक्ट, कांटेक्ट के साथ भाग रहे होंगे। तो कांटेक्ट के साथ अगर भाग रहे हैं तो क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस होने का मतलब क्या हुआ कि एक के ऊपर एक, मान लो कि कोई, ये मेरा हाथ ही दो ऑब्जेक्ट मान लो, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर रखा हुआ है, यानी कि क्या कांटेक्ट में है और भाग रहे हैं। तो भाग रहे की वजह से क्या हो रहा है, स्लिपिंग हो रही है ना, घर्षण हो रहा है ना, इसी को अपोज करता है। किसको, रिलेटिव मोशन को। तो रिलेटिव मोशन का मतलब हुआ कि क्या चाहता है कि दोनों या तो एक साथ आगे बढ़े। आ रही बात समझ में? एक दूसरे पर आगे बढ़ने से क्या होगा, रिलेटिव मोशन आ जाएगा। रिलेटिव मोशन के लिए हम उस समय भी बताए थे कि किसी एक ऑब्जेक्ट पर चढ़ के बैठ जाओ। तो मान लो कि ये मेरा हाथ है, आ रही बात समझ में, और तुम ये वाला हाथ उस पर रखा हुआ है, या फिर ये पेन मान लो, जो स्टाइलस है इसको रखा हुआ है, और हम इस हाथ पे बैठ गए, ठीक है ना। अब ये पेन अगर हमको भागते हुए नजर आ गया, या फिर ये हाथ भागते हुए नजर आ गया, तो हमको क्या हो रहा है, हम इस पेन को देख रहे हैं, ये पेन अगर हमको रुका हुआ महसूस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव मोशन जीरो है, ठीक है ना। अगर ये पेन भागते हुए नजर आ गया तो रिलेटिव मोशन क्या हो गया, नॉन जीरो हो गया। मान लो ट्रेन पर कोई आदमी है, आ रही बात समझ में, अब वो आदमी और ट्रेन, ट्रेन में कोई पैसेंजर है, और हम एनालिसिस कर रहे हैं जमीन पर बैठ के, तो हम ये बता सकते हैं, नहीं बताएंगे। हमको क्या करना होगा, ट्रेन में जाके बैठ जाना होगा। हम जाके ट्रेन में बैठ गए, अब हम उस आदमी को देखेंगे, अगर वो आदमी हमको रेस्ट पे दिखाई दे रहा है, यानी रिलेटिव मोशन नहीं है। आ रही बात समझ में? अगर वो आदमी भागता हुआ नजर आ गया तो इसका मतलब है रिलेटिव मोशन है। तो ये किसको अपोज कर रहा है, ये मोशन को अपोज नहीं कर रहा है। अभी भी आदमी जो उस ट्रेन में बैठा हुआ और ट्रेन दोनों मोशन में ही है, ठीक है ना, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। लेकिन रिलेटिव मोशन तभी होगा जब अगर हम उस फ्रेम पर जाके बैठे और हमको जिसको देख रहे हैं वो हिलता डुलता नजर आ जाए। अगर वो इधर उधर डिस्प्लेस होता हुआ नजर आ गया तो रिलेटिव मोशन होगा। तो ये किसको अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, मोशन को अपोज नहीं करता है। ये बात ध्यान में रखना। बहुत लोग ये बोलते हैं कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करने लगे, बहुत बच्चे ये मिसकंसेप्शन पाल लेते हैं, ये इससे बच के रहना है। ये जो फ्रिक्शन है वो मोशन को अपोज भी कर सकता है, मोशन को सपोर्ट भी कर सकता है, लेकिन ऑलवेज रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये भी चीज लिख लेना कि फ्रिक्शन जो होता है ना, उसका यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या लिख लोगे, रिलेटिव मोशन का मतलब हम क्या बताए थे, रिलेटिव मोशन का मतलब स्कीपिंग, ये वर्ड्स लिख दो, या फिर स्लाइडिंग, या फिर स्कीडिंग, या फिर रबिंग। ये चीज हो रहा होगा ना,
अरे बस जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पर रखा हुआ है और रिलेटिव मोशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट के बीच में स्लिपिंग हो रहा होगा, या फिर एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर स्लाइड कर रहा होगा, या फिर घर्षण हो रहा होगा, रबिंग। जैसे ये मेरा एक हाथ ऑब्जेक्ट मान लो, दूसरा हाथ भी ऑब्जेक्ट है, दोनों पर रखा हुआ है और रिलेटिव मोशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, सरफेस पर क्या हो रहा होगा, स्लिपिंग हो रहा होगा, या फिर रबिंग यानी घर्षण हो रहा होगा। तब क्या होता है, फ्रिक्शन अपने काम में आता है। अरे ये बात समझ में। अगला देखते हैं। देखो अब क्या है कि जैसे मान लो कि ये कोई टेबल है, ठीक है ना, और टेबल पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, और ब्लॉक रखा हुआ है, और इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है एफ। आ रही बात समझ में। यानी कि अभी ऑब्जेक्ट दोनों क्या कौन कौन से हुए हैं, ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, टेबल और ब्लॉक। टेबल और ब्लॉक दोनों मिलके ऑब्जेक्ट हो गए। और दो ऑब्जेक्ट जरूरी होता है, हाँ सर, दो ऑब्जेक्ट जरूरी होता है फ्रिक्शन के लिए। ठीक है, पहला कंडीशन ये है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल चेक करने का नहीं रहता है, नॉर्मल हम ऐसे बता दिए कि अगर दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में तो नॉर्मल है ही, देखो नॉर्मल रख भी रहा हो। ठीक है, फिर दूसरा चीज हम क्या चेक करते हैं कि सर उसमें रिलेटिव मोशन आ रहा है कि नहीं। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है कि तुम कहाँ बैठ जाओ, किसी एक ऑब्जेक्ट पर बैठ जाओ, तो हम क्या हो जाएंगे, टेबल पर बैठ गए। हम टेबल पर बैठ गए, हमको भागते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि फोर्स लग रहा है तो ये भागते हुए नजर आ रहा है, भाई फ्रिक्शन हो आ रहा होगा। अरे बात समझ में। अब फ्रिक्शन का काम क्या है, रिलेटिव मोशन को अपोज करना। अरे बात समझ में। तो दोनों को अलग अलग डायग्राम बना दो। ये आगे की तरफ बढ़ रहा है फोर्स से। अरे बात समझ में, ये टेबल है। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट अलग अलग हम बना दिए। ये आगे की तरफ जा रहा है, ये आगे की तरफ जा रहा है, तो फ्रिक्शन क्या चाहेगा, फ्रिक्शन ये चाहेगा ये आगे ना जाए। तो ये आगे ना जाए तो फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा, पीछे की तरफ, तभी तो रिलेटिव मोशन को अपोज कर पाएगा ना। और टेबल पे फ्रिक्शन आगे लग जाएगा। ये आगे क्यों लगा दिए, क्योंकि दोनों क्या इंटरनल फोर्सेज है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन अपोजिट रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड, वही चीज लगा दिए और कुछ नहीं है। यानी कि सिर्फ अगर हम ब्लॉक को एनालिसिस करें तो ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है। और यहाँ पे क्या लग रहा होगा, नॉर्मल यहाँ लग रहा होगा, यही लग रहा होगा ना, नॉर्मल इधर लग रहा होगा ऊपर की तरफ। ठीक है ना, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा और फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा। एमजी भी लग रहा होगा, एमजी को हम अभी नहीं बनाए हुए। तो अगर हम ऐसे बनाए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स नॉर्मल ऊपर लग रहा है और फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। एक चीज ये बताओ कि फ्रिक्शन तो कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है ना, कांटेक्ट फोर्स का ही पार्ट है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है, नॉर्मल भी एक कांटेक्ट फोर्स है, हम बताए हुए थे नॉर्मल भी एक कांटेक्ट फोर्स है। तो दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा, रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये क्या होगा, कांटेक्ट फोर्स का रिजल्टेंट, यानी बॉडी हो गया ना, और ये दोनों क्या हुए, इसका कंपोनेंट हुए, यानी कि ये नेट कांटेक्ट फोर्स है, नेट कांटेक्ट फोर्स। अरे बात समझ में, नेट कांटेक्ट फोर्स। और बीच में जो एंगल होता है ना, इसको बोलते हैं अल्फा। अल्फा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा F/n। इसको नोट डाउन कर लो, अल्फा का नामकरण कर दिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब एक चीज ये बताओ कि मोशन तो इधर ही हो रहा होगा ना, वेलोसिटी इधर होगा, क्योंकि फोर्स इधर लगा रहे हैं तो भाग तो इधर ही रहा होगा। और हम अगर इसको F बोल दे, नेट कांटेक्ट फोर्स को F बोल दे, तो ये कौन सा कंपोनेंट है, ये F परपेंडिकुलर ही है ना, यानी नेट कंपोनेंट का वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट नॉर्मल कहलाता है। ये बता सकते हैं ना, ये बोल सकते हैं हम, ये क्या है, F पैरेलल, यानी कि टेंजेंशियल कंपोनेंट।
और ये हो जाएगा रेडियल कंपोनेंट। जो भी वेलोसिटी के अलोंग जो भी कंपोनेंट आता है ना उसको टेंजेंशियल कंपोनेंट हम बोलते हैं। अब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कोई कंपोनेंट आता है उसको बोलते हैं रेडियल कंपोनेंट। तो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है क्या वही फ्रिक्शन है? किसका? कांटेक्ट फोर्स का। तो फ्रिक्शन का एक और तो डिफिनेशन हो सकता है। क्या डिफिनेशन हो सकता है? कि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ नेट कांटेक्ट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। अरे बात समझ में? क्या हो सकता है? टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली क्या एक डिफिनेशन और हो सकता है? टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ नेट कांटेक्ट फोर्स। अरे बात समझ में? फ्रिक्शन का एक अल्टरनेटिव डिफिनीशन कि जो कांटेक्ट फोर्स है उसको नेट कांटेक्ट फोर्स भी बोलते हैं, और बहुत बार किसी किसी किताबों में हम क्या बोल देते हैं? सिर्फ कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स का टेंजेंशियल कंपोनेंट, कांटेक्ट फोर्स का टेंजेंशियल कंपोनेंट ही क्या कहलाता है? फ्रिक्शन कहलाता है। आ रही बात समझ में? अब आगे चलते हैं। अगला जो रहेगा कि टाइप्स ऑफ हम लोग फ्रिक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना? कितने टाइप के होते हैं वो देख लेते हैं। क्या है? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है ना? तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में बेसिकली हम देखेंगे कि फ्रिक्शन जो होता है दो टाइप का होता है। ठीक है ना? फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है काइनेटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, और दूसरा होता है स्टैटिक, स्टैटिक फ्रिक्शन। आ रही है बात समझ में? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन जो होते हैं ना वो काइनेटिक होते हैं और स्टैटिक होते हैं। ठीक है? इसमें एक चीज बताओ कि काइनेटिक फ्रिक्शन कब आता है? काइनेटिक हम लोग हमेशा से सुनते आ रहे हैं, छोटे क्लासों में पढ़ रखे हैं हम लोग कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो बेसिकली किसी मोशन के कारण आता है। हरी बात समझ में? काइनेटिक अगर कोई चीज बोला जाए तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में ये आता है ना कि कोई चीज मूव कर रहा होगा। जैसे तुम लोग अभी तक यही पढ़ रखे होगे ना कि काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? जब एनर्जी किसकी वजह से? किसी भागते हुए ऑब्जेक्ट की वजह से, हाफ mv²। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या हो रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब कि ऑब्जेक्ट भाग रहे होंगे। कौन से ऑब्जेक्ट? वही ऑब्जेक्ट जो दोनों कांटेक्ट में है। तो भाई दोनों कांटेक्ट में और भाग भी रहे, यानी रिलेटिव मोशन आ रहा है ना। जब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर भाग रहे होंगे तो रिलेटिव मोशन आ रहा होगा। तो भाई ये फ्रिक्शन कहाँ से आ गया? ये फ्रिक्शन हम स्टार्टिंग में लिखवाए थे अपोजेज और ट्राई टू अपोज। तो इस समय पे वो क्या कर रहा होगा? इस समय वो ट्राई टू अपोज का काम कर रहा होगा। वो रिलेटिव मोशन को कंप्लीटली बंद नहीं कर पाया है। आ रही बात समझ में? रिलेटिव मोशन को रोक नहीं पाया है, यानी अपने मकसद में वो सफल नहीं हो पाया जो एक्चुअल में फ्रिक्शन करना चाहता था। अब वही स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब, स्टैटिक का मतलब रुका हुआ। भाई दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है और रुका हुआ है। तो रुका हुआ का मतलब क्या हुआ है? कि इसका मतलब वो अपने मकसद में सफल हो गया। आ रही बात समझ में? इसीलिए स्टार्टिंग में लिखवा दिए थे, देखो यहां पे, कि अपोजेज और ट्राई टू अपोज। तो अपोजेज का मतलब क्या हो कि वो सफल हो गया, यानी पे यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन आ रहा होगा? यहाँ पे आ रहा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। और ट्राई टू अपोज यानी कि मोशन हो रहा होगा और फ्रिक्शन भी लग रहा होगा। ठीक है ना? मोशन हो रहा होगा और फ्रिक्शन लग भी रहा होगा। जैसे मान लो कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो और नीट का एग्जाम आने वाला है, तो हम क्या करेंगे? हम तुमको रोज बोल रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं, ट्राई टू
मोटिवेट, आ रही बात समझ में? तुमको हमेशा हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, ट्राई टू इन्फ्लुएंस, तुमको हमेशा बता रहे हैं, ट्राई टू अवेयर, लेकिन तुम क्या हो रहे हो, पढ़ना शुरू नहीं कर रहे हो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम रोज बोल रहे हैं और तुम पढ़ नहीं रहे हो। तो क्या होगा, हमारा कैटेगरी किस में जाएगा, अपोजिट के ट्राई टू अपोज में, ट्राई टू अपोज में जाएगा। यानी कि हम रोज बोल रहे हैं और तुम पढ़ नहीं रहे हो। और क्या होगा, अपोजेज, जब हम बोले और तुम पढ़ना शुरू कर दिए, तो हम बोलना बंद कर दिए ना, यानी हम अपने काम में सफल हो गए, तो हम बंद कर दिए बोलना, तो इसका मतलब क्या क्या हो गया, अपोजिट हो गया ना, हम रुक गए ना। तो यहाँ पे क्या चाहता है फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन यही चाहता है कि दोनों जो सरफेस हैं कांटेक्ट में, वो एक दूसरे से जुदा ना हो, दोनों अगर एक बढ़े तो एक साथ बढ़े, दोनों में कोई रिलेटिव मोशन ना आए, दोनों एक साथ ही आगे जाए, दोनों के बीच में कोई घर्षण पैदा ना हो, कोई रबिंग ना हो, कोई स्लिपिंग ना हो। तो हो सकता है कि ये जीत जाए, हो सकता है नहीं जीते। अगर वही चीज ये जीत जाता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर आ जाता है। वही अगर प्रयास कर रहा है, ये नहीं कि छोड़ दिया है फ्रिक्शन अपना काम, वो लगा हुआ है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है। काइनेटिक फ्रिक्शन कब आता है, जब दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हो और दोनों के बीच में मूवमेंट हो रहा हो, यानी कि स्लीपिंग हो रही हो। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या हो रहा है कि स्लीपिंग हो रहा होगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, स्लीपिंग हो रहा होगा, और इसमें क्या हो रहा होगा, नो स्लीपिंग। आ रही बात समझ में? स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में स्लिपिंग नहीं हो रहा होगा। स्लिपिंग नहीं हो रहा होगा का मतलब क्या हो गया कि जो फ्रिक्शन चाहता है वो हो रहा है। फ्रिक्शन चाहता है कि दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ ही आगे बढ़े, तो वही हो रहा होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में फ्रिक्शन चाहता है कि एक साथ आगे बढ़े, लेकिन वो एक साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, फिर भी अपने काम में लगा हुआ है। बस यही चीज है, इन दोनों को लिख लो। अब आते हैं कि भाई सब कुछ तो थ्योरी समझ लिए हैं, लेकिन क्या फिजिक्स में थ्योरी थोड़ी काम चल सकता है, न्यूमेरिकल ही आएगा ना। तो कैलकुलेशन आप समझते हैं कि भाई फ्रिक्शन फोर्स जो है वो केवल पढ़ने से तो काम चलेगा नहीं ना। तो फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, कैलकुलेशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो बेसिकली फ्रिक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है। फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो कांस्टेंट हटा दो, फ्रिक्शन बराबर म्यू एन। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू की क्या है, कोई यूनिट होगी, कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि देख रहे हो ना इधर भी फोर्स है इधर भी फोर्स है। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन। इसको भी लिख लो। अब देखो, काइनेटिक के केस में अगर एफ के लिखा हुआ है तो बराबर क्या हो जाएगा, म्यू के एन। अगर एफ एस लिखा हुआ है तो म्यू एस एन, और म्यू ऑफ एस ग्रेटर देन होता है म्यू के। ये अभी लिखे रहो बस, ये बाद में आएगा, अभी यहाँ तक लिखे रहो, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब देखो, आगे बढ़ते हैं।
एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो कि कोई ब्लॉक है और ये ब्लॉक है 10 kg का और इस पे फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन। हमारी बात समझ में, म्यू दिया हुआ है 0.5, म्यू दिया हुआ है 0.5। ठीक है ना। अभी इसको 50 मत लिखो, अभी सिर्फ एफ ही लिखे रहने दो। अब बताओ एक चीज कि म्यू जो दिया हुआ है इस पे नॉर्मल कितना लग रहा होगा। तो नॉर्मल सर लग रहा होगा 100 न्यूटन नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। नॉर्मल रिएक्शन हो गया, नॉर्मल ऐसे लिख लो, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल कितना लग रहा होगा 100 न्यूटन। mg के बराबर नॉर्मल लग रहा होगा। एक चीज ये बताओ कि अगर हमको इसको चलाना है, ठीक है ना, तो जो फ्रिक्शन फोर्स हम बताए थे ना कि फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, तो अगर हम फोर्स और एफ, अगर हम फोर्स 1 न्यूटन लगाते हैं, अगर हम फोर्स क्या कर रहे हैं हम कि फोर्स को 1 न्यूटन लगा रहे हैं, तो क्या ये ऑब्जेक्ट चलेगा, ये चीज देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको एफ मैक्स निकालना रहता है। एफ मैक्स कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एन। म्यू क्या हो जाएगा 0.5 यानी आधा इंटू 100 यानी कि 50 न्यूटन एफ मैक्स है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वो एग्जाम्पल ये है कि मान लो कि दो फ्रेंड हैं, एक गांव में दो फ्रेंड रहते हैं, दो एकदम जिगरे वाले दोस्त हैं, ठीक है ना। और एक जो दोस्त है वो थोड़ा सा रिच फैमिली से है, मतलब अच्छा खासा उसका इनकम का सोर्स है, बिजनेस है, ज़मीन है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। और दूसरा वाला जो दोस्त है वो थोड़ा गरीब दोस्त है, उसको फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं चल रही है। और दोनों बचपन से ही दोस्त रहे हैं, एक ही स्कूल में पढ़े हैं। और अब हमेशा तो बचपना रहेगा नहीं ना, धीरे धीरे वो बड़े हो गए हैं। तो जो थोड़ा सा गरीब दोस्त था उसके भी फैमिली की कंडीशन थोड़ा सही नहीं थी, तो उसको संभालने के लिए उसको बाहर जाने की नौबत आ पड़ी। कि दोस्त बोला, गरीब वाला जो हम्बल फैमिली से था, कि हम थोड़ा कमाने के लिए शहर जा रहे हैं। तो जो रिच फ्रेंड है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुम बताओ क्या तुमको महीने में पैसा लगेगा, हम तुमको देते हैं, तुम यहीं रहो। क्योंकि ये दोस्त भी चाहता नहीं है जो रिच वाला है, क्योंकि दोस्ती गहरी थी। तो जो फ्रेंड है रिच वाला वो भी चाहता है कि भाई दोस्त चला जाएगा फिर मन नहीं लगेगा। अरे बात समझ में, अच्छे वाले जो दोस्त हैं। तो ये बोलता है कि तुम बताओ कितना तुमको पैसा चाहिए महीना में खर्च के लिए। तो एज ए सिम्बोलिकली दोस्त बोलता है कि हमको 1 रुपये चाहिए हर महीने, हमको ओवरऑल 1 रुपये चाहिए हर महीने। क्या 1 रुपये चाहिए, 1 रुपये तुम दो तो हम रुक जाते हैं। तो ये दोस्त बोलता है कि ठीक है, मेरे पास 50 रुपये तो मैक्सिमम है, जिसमें से तुम 1 रुपये तुम ले लो, ठीक है ना। तो 1 रुपये दोस्त दे देता है, यानी कि फ्रिक्शन सिर्फ 1 रुपये लग जा रहा है इधर, इसकी ज़रूरत है कि, और ये किधर लग जा रहा है। और मोशन हो पा रहा है तो नहीं। कौन सा मोशन, नो रिलेटिव मोशन।
नो रिलेटिव मोशन का मतलब क्या हुआ कि दोनों दोस्त गांव में ही रुके हुए हैं। फिर कुछ दिन बाद महंगाई बढ़ती है और भी खर्चे बढ़ते हैं। जो दोस्त है वो बोलता है कि अरे यार इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है, चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, अब मुझे 2 रुपए की ज़रूरत है, तुम क्या 2 रुपए दे सकते हो? तो बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं, 2 रुपए मैं दे सकता हूँ, तुम बस जाओ नहीं शहर मुझे छोड़ के। ठीक है ना? तो 2 रुपए दे देता है, यानी कि ये 2 रुपए मांगता है और दोस्त भी 2 रुपए दे देता है। ठीक है ना? और फ्रिक्शन तो पीछे लग ही रहा है, तो ये मांगता है 2 रुपए, ये 2 रुपए दे देता है, ब्लॉक रुका हुआ है, यानी दोस्त रुका हुआ है, नो रिलेटिव मोशन। फिर कुछ दिन बाद आता है कि ये बोलता है कि मुझे 5 रुपए की ज़रूरत है, तो बोलता है कि ठीक है 5 रुपए तुम ले लो, कोई दिक्कत नहीं, फ्रिक्शन फोर्स भी 5 लग जाता है, सेम नो रिलेटिव। कुछ दिन और बीतता है, 3-4 साल बाद की बात है, ये बोलता है कि अब हमारा खर्च जो है वो लग रहा है 10 रुपए, क्या तुम 10 रुपए दे सकते हो? तो ये बोलता है कि ठीक है 10 रुपए हम दे देंगे, मेरे पास 10 रुपए है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एकदम अच्छे से गांव में ही रहते हैं। कुछ दिन बाद और क्या होता है, ये 25 रुपए की डिमांड करता है, तो 25 रुपए भी इसको मिल जाते हैं। ठीक है ना? और क्या है कि अब ये कुछ दिन बाद और ऐसे ही चलता है, ये 48 रुपए मांगता है, 48। तो ये बोलता है कि कोई बात नहीं है, 48 रुपए तुम ले लो, 48, नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन नहीं, नो रिलेटिव मोशन। फिर कुछ दिन बाद आता है, ये 50 रुपए मांगता है, कौन? फोर्स, तो ये भी 50 रुपए देने के लिए तैयार है, नो रिलेटिव मोशन। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है कि ये मांगता है 51 रुपए। तो दोस्त बोलता है कि देखो मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपए ही थे, अभी तक हम 50 रुपए दे पा रहे थे, 50 रुपए ही है, अगर तुम 50 रुपए पर एडजस्ट कर सकते हो तो रुक जाओ, अच्छी बात है, और हम चाहते भी हैं तुम 50 रुपए पर एडजस्ट कर जाओ। लेकिन ये दोस्त बोलता है कि नहीं यार, 50 रुपए तो बहुत कम हो गए, 51 रुपए ही चाहिए। तो फिर क्या होता है कि भाई ये तो दोस्त पूरे अपने जो भी पैसा उसको उसके सामने रख देता है कि लो भाई हम 50 रुपए ही तुमको दे सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हम तुमको नहीं दे सकते हैं, तुम जब भी चाहो ये 50 रुपए ले जाना और तुम रुक जाना। तो ये बोलता है कि नहीं हम 50 रुपए पर नहीं रुक सकते। तो क्या हो गया, अब यहाँ पे रिलेटिव मोशन ब्रेक हो गया, यानी कि रिलेटिव मोशन हो रहा है। अभी तक क्या हो रहा था, नो रिलेटिव मोशन हो रहा था ना, अब यहाँ से रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो रिलेटिव मोशन स्टार्ट होने का मतलब है कि अगर ये 51 रुपए मांग रहा है तो ये अभी भी 50 रुपए देने के लिए तैयार है। ठीक है ना? फिर क्या होता है कि फिर अगर ये 55 रुपए, मान लेते हैं ये 100 रुपए, अगर ये 100 रुपए मांग रहा है रुकने के लिए, ये अगर 100 रुपए मांग रहा है रुकने के लिए, तो ये क्या है, ये अभी भी 50 रुपए देने के लिए तैयार है और रिलेटिव मोशन हो रहा है, यानी कि ये चाह रहा है कि रुके, यानी कि जो सरफेस है वो चाह रहा है, जो रिलेटिव मोशन है वो चाह रहा है कि ऑब्जेक्ट के बीच में, जो दो ऑब्जेक्ट है कांटेक्ट में, उनके बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, उनको रोका जाए। तो वो हमेशा सारा फोर्सेज लगाने के लिए तैयार है, यानी दो सारा पैसा लगाने के लिए तैयार है, लेकिन इसको चाहिए 100, तो ये रुकेगा नहीं, ये भागेगा। अरे बात समझ में? तो जब यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 50 तक कैसा मोशन था? 50 तक मोशन जो था वो रेस्ट वाला था, यानी कि जो फ्रिक्शन था अपने मकसद में कामयाब था। तो कैसा फ्रिक्शन लगेगा? फ्रिक्शन तो लग ही रहा था ना, क्योंकि ये पैसा दिया था तभी तो रुका है। तो कैसा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक नेचर का फ्रिक्शन लगेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कैसा हुआ? स्टैटिक नेचर का। ये जो फ्रिक्शन हुआ वो हुआ स्टैटिक नेचर का, लिख लेना तुम लोग, ये स्टैटिक नेचर का। अब इसके बाद जो भी ये फ्रिक्शन लगेगा, ये फोर्स को बढ़ाते जाए, वो अपना डिमांड बढ़ाते जाए, तो ये फ्रेंड तो 50 पे ही रुका रहेगा, लेकिन ये मोशन होते रहेगा। ये चाह रहा है फ्रेंड कि आए और रुके, हम 50 रुपए उसको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये रुकने का तो नाम ले ही नहीं रहा है, क्योंकि उसको ज़्यादा चाहिए। तो क्या हो जाएगा, अब कौन सा मोशन आ जाएगा? अब काइनेटिक नेचर का आ जाएगा। तो इसके बाद तुम लिख लेना यहाँ से यहाँ तक
काइनेटिक नेचर का आ जाएगा, काइनेटिक नेचर का फ्रिक्शन लगने लगेगा। अब भाई काइनेटिक नेचर का फ्रिक्शन लग रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा होगा, स्लिपिंग हो रहा होगा, स्लिपिंग हो रहा होगा यानी कि ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर भाग रहे होंगे। तो अब एक चीज बताओ कि एक्सेलेरेशन आएगा कि नहीं आएगा, एक्सेलेरेशन ऑब्वियस है कि आएगा। तो काइनेटिक नेचर के फ्रिक्शन में एक्सेलेरेशन आता है, वो एक्सेलेरेशन कितना आ जाता है कि फ्रिक्शन F माइनस एफ कर देंगे बराबर ma, यानी कितना हो जाएगा, 100 में से 50 गया 50, 50 बराबर 10 इंटू ए, तो कितना हो जाएगा, एक्सेलेरेशन हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे बात समझ में, जब ये 50 की 100 की डिमांड किया रहेगा और ये हमेशा 85 लगेगा ना, तो फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स, नेट रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है ना, वो कितना हो जाएगा, वो 50 हो जाएगा, 100 माइनस 50, 50 बराबर ma। तो एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा 5 मीटर, यानी कि ये 5 से आगे बढ़ रहा होगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रफ्तार से ये शहर की तरफ भाग रहा होगा जो दोस्त है। आ रही बात समझ में, इन सबको नोट डाउन कर लो, स्क्रीन को पॉज कर लो और नोट डाउन कर लो अच्छे से, और कुछ बातें अपने भाषा में भी लिख लेना। आ रही बात समझ में, कि जब कोई ऑब्जेक्ट है वो भाग रहा हो, यानी रिलेटिव मोशन हो रहा हो, एक दूसरे पर भाग रहे हो, लेकिन फ्रिक्शन तो अभी भी लग रहा है ना, फ्रिक्शन क्या चाहता है, अपोज करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है, तो उस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। अगर वो सफल हो गया, अपने दोस्त को रोक पाया, यानी दोनों रुके हुए हैं या फिर दोनों एक साथ भाग रहे हैं, तो कैसा हो जाएगा, यानी दोनों दोस्त अभी एक साथ हैं, आ रही बात समझ में, तो कैसा हो जाएगा, स्टैटिक नेचर का फ्रिक्शन हो जाएगा। बस ये चीजें लिख लो। आई थिंक कि फ्रिक्शन क्या होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स के बारे में हम लोग जान चुके हैं, फ्रिक्शन फोर्स का कैलकुलेशन कैसे होता है वो भी हम लोग देख चुके हैं, फ्रिक्शन का जो नेचर होता है, 2 टाइप का नेचर होता है, काइनेटिक और स्टैटिक वाला, वो भी देख चुके हैं, कब कैसे लगता है, कितना लगता है, वो भी हम लोग अभी तक देख चुके हैं। इसमें अब नेक्स्ट क्लास जो नेक्स्ट वीडियो होगा, इसके बाद से हम और इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए इसको रिवीजन कर लो, ठीक है ना, और पढ़ते रहो, रिवीजन जो इम्पोर्टेंट है नीट पर्सपेक्टिव से ना, चीज़ें ज़्यादा पढ़नी जरूरी नहीं होती है, चीज़ें जरूरी होती हैं कि जो पढ़ाया जा चुका है उसको हम बार बार पढ़ें, कम पढ़े ज़्यादा पढ़े, ज़्यादा पढ़े नहीं, कम पढ़े ज़्यादा बार पढ़े। अरे बात समझ में, इसका मतलब क्या होगा कि एकदम जो सिलेबस है ना उसके विदिन रहें और बार बार पढ़ते रहे, क्योंकि बार बार पढ़ोगे, क्योंकि एक दिन क्या होगा ना कि पूरी सिलेबस मिलकर एक पहाड़ जैसा खड़ा हो जाएगा, तो हम बार बार नहीं पढ़ते रहेंगे ना, तो अंत जागते जाते हमको कुछ याद ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए जितनी बार तुम रिवीजन करोगे, नीट इज फुली गेम ऑफ रिवीजन। अरे बस जो भी स्ट्रेटजी इसमें चलेगा वो रिवीजन का ही चलेगा, तुम कैसे रिवाइज करते हो, कितनी दफ़ा करते हो, इसी पर सारा स्ट्रेटजी तुम लोगों को क्रिएट करना है। तो रिवीजन करते रहो, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।